नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास ईवीएस में हम पढ़ेंगे 45 क्लास है आपकी 45वें नंबर की। तो साथियों इसमें हम पढ़ेंगे सजीव जगत। ठीक है, जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। ये आपका पर्यावरण का टॉपिक है। तो देखिएगा, सबसे पहले वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों को समानता एवं विविधता के आधार पर अलग अलग करना या उनको श्रेणीबद्ध करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और बात करें यहाँ पर टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमिक शब्द मिलता है आपको वर्गीकरण के अंतर्गत। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमी या हिंदी में बात करें तो वर्गीकी कहा जाता है। ये भी परिभाषा आपको याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब वर्गीकरण के कितने चरण हैं साथियों, ये आपको याद रखने हैं। वर्गीकरण के 7 चरण हैं हमारे साइंस के अंदर, बायोलॉजी में, जिनमें जीवों को बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है आपका किंगडम, जिसको हम के से व्यक्त करते हैं। किंगडम का अर्थ होता है जगत। ठीक है, ये सबसे बड़ा वर्गीकरण है। वर्गीकरण में किंगडम के अंतर्गत आता है फाइलम या डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं साथियों संघ के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा है क्लासिफिकेशन। संघ के अंदर क्या आता है? वर्ग आता है, क्लास आता है। और वर्ग के अंदर क्या आता है? गण, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और गण के अंदर आता है कुल, कुल जिसको फैमिली बोलते हैं। और कुल के अंदर आता है वंश, जिसको हम जीनियस कहते हैं। और वंश के अंदर आती है जाति। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपकी जो वर्गीकरण के चरण है ये 7 हैं। सबसे बड़ा होता है जगत। ठीक है, जगत के अंदर होता है संघ, संघ के अंतर्गत होता है गण, और गण के अंदर होता है साथियों कुल, और कुल के भीतर होता है वंश, और वंश के भीतर भी क्या होती है? जातियां होती है। तो अगर हम बात करें कि इस वर्गीकरण के चरण में अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो समानताएं बढ़ती हैं, ध्यान रखना। और अगर हम जगत से जाति की तरफ आते हैं तो विभिन्नताएं बढ़ती हैं। समझ में आया? ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नामकरण की पद्धतियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है द्विनाम पद्धति और दूसरी है त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के प्रणेता यानी जनक कौन है? कैरोलस लिनियस साहब हैं। ठीक है, और त्रिनाम पद्धति के जो प्रणेता है वो है हिंकल और शुमनर। 2 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। अब हम द्विनाम पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं वो आप सुनिएगा। जैसे आम जो होता है हमारा आम, ठीक है, इस आम का वैज्ञानिक नाम है साथियों मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तो इस मैंजीफेरा को, ये आम का वंश है, मैंजीफेरा ये आम का वंश है, और इंडिका क्या है? इसकी जाति है। ये हो गई द्विनाम पद्धति। ऐसे ही त्रिनाम पद्धति की बात करूँ तो यहाँ मानव जो है, मानव का त्रिनाम पद्धति में आता है, और मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस इंडिया। ठीक है, तो देखो होमो सेपियंस है वैसे तो, ठीक है, परंतु इस होमो सेपियंस के पीछे उस देश का नाम लिखा जाता है जिस देश का वो मानव है। तो ये जो होमो है ये तो बताता है उसके वंश को, और सेपियंस बताती है उसकी जाति को, और इंडिका, श्रीलंका, अमेरिका, ये जो हम लिखते हैं ना, ये उसकी उपजाति को प्रदर्शित करती है, देश का नाम। तो ये आपकी त्रिनाम पद्धति। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रणालियां हैं। सिस्टमेटिक ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण की प्रणालियां 5 प्रकार की हैं। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी है? पहले नंबर पर आती है टू किंगडम यानी द्विजगत प्रणाली, और इसके आपको मैंने अभी प्रणेता बताए थे कैरोलस लिनियस साहब। इस द्विजगत प्रणाली में साथियों कौन कौन आते हैं? एनीमिया, ठीक है, एनिमेलिया आते हैं, और प्लांट्स आते हैं। सजीव आते हैं और प्लांट्स। अब यहाँ से आपको पूरा वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। द्विजगत प्रणाली में 2 चीज़ें आती हैं, सजीव आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं। सजीवों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एनिमल जंतुओं में, और बैक्टीरिया जीवाणुओं में। ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्लांट्स में पादप आते हैं, शैवाल आते हैं,
और हमारे कवक आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद है त्रिजगत प्रणाली, थ्री किंगडम, ठीक है, थ्री के जिसको हम बोलते हैं, ठीक, ऐसे आप लोग सिंबल से समझेंगे। और त्रिजगत प्रणाली के जनक है अर्नेस्ट हेकल। कौन है? अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने तीन जगत कौन कौन से बताए? तो पहला तो बताया था एनिमेलिया, जिसमें जंतु आते हैं केवल। दूसरा बताया प्लांटी, जिसमें पादप, शैवाल और कवक आते हैं। और तीसरा बताया था मोनेरा, इसमें क्या आते हैं? केवल बैक्टीरिया आते हैं। तो ये आपका अर्नेस्ट हेकल का वर्गीकरण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा नंबर पर है फोर किंगडम, यानी चार जगतीय प्रणाली जो है, इसका जनक है कॉपलैंड साहब। और इन्होंने चार जगत कौन कौन से बताए थे साथियों? पहला बताया था एनिमेलिया, जिसमें जंतु आते हैं। दूसरा बताया था प्लांटी, जिसमें कवक और पादप आते हैं। तीसरा बताया था मोनेरा, जिसमें जीवाणु आते हैं। परंतु ध्यान रखना, चार जगत प्रणाली में प्रोटिस्टा आता है, जिसमें शैवाल को रखा था इन्होंने, ये आपको याद रखना है कॉपलैंड का। उसके बाद है पांच जगत प्रणाली, चौथे नंबर पर कौन सी है? पांच जगत प्रणाली, जिसको RH वीटे करने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में वैज्ञानिकों के नाम पूछे जा सकते हैं। इन्होंने सजीवों को पांच संघों में वर्गीकृत किया। तो पहला बताया था उन्होंने मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने एक कोशिकीय जीवों को रखा, माइक्रोप्लाज्मा को रखा। उसके बाद दूसरा संघ बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें प्रकाश संश्लेषित जीव रखे थे, जैसे युगलिना, शैवाल। तीसरा संघ बनाया इन्होंने फंजाई, ठीक है, और फंजाई में क्या रखा? फंगस में कवक को रखा। और चौथा जो संघ बनाया वो था प्लांटी, जिसमें केवल पादपों को रखा। और पांचवा संघ जो बनाया था, जगत बनाया था, वो था उसका एनिमेलिया, जिसमें केवल जंतुओं को रखा। तो ये पांच जगत प्रणाली है, RH वीटेकर की, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सजीव जगत में पादप और जंतु आते हैं जो बहुकोशिकीय या यूकेरियोटिक कहलाते हैं, ये इन्होंने अलग बताया। भाई पादप और जंतु जो है वो कैसे हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। यूकेरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय, और दूसरी है हमारी बहुकोशिकीय, जिसको हम यूकेरियोटिक कहते हैं, ठीक है। अब पादप जगत का वर्गीकरण हम बात करें तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति होती है, ठीक है, स्पीसीज। वर्गीकी के जनक, वर्गीकी यानी एस्ट्रोनॉमी जो होती है साथियों, इसके जनक कौन है? हमारे अरस्तु साहब हैं। और आधुनिक वर्गीकी के जनक पूछे तो कौन है? कैरलस लिनियस साहब हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम बात करते हैं पादप जगत की। तो पादप जगत को सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनना है, किस वर्ग में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, कौन कौन से शैवाल कवक आते हैं, कौन कौन से प्लांटी आते हैं, वो सब आपको याद रखना है। तो थैलोफाइटा होती है ना, ठीक है, उसमें लोअर प्लांट आते हैं। क्या आते हैं? लोअर प्लांट, जिसमें शैवाल और कवक आते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें विशिष्ट संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। इसमें कैसे जीवों को रखा गया है? जिसमें विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं होता। और टेरिडोफाइटा में संवहनी पादपों को रखा गया है, ध्यान रखना। टेरिडोफाइटा, इस टेरिडोफाइटा को भी फिर तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? एक तो टेरिडोफाइटा में बीज रहित आते हैं। दूसरा बताया उन्होंने जिम्नोस्पर्म, जो खोल रहित बीज होते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म आते हैं, और ये टेरिडोफाइटा का ही भाग है। और तीसरा बताया इन्होंने इसमें एंजियोस्पर्म, जिसमें एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री आती है। तो ये आपको वर्गीकरण याद रखना, मूल रूप से तीन प्रकार का है, लेकिन टेरिडोफाइटा को फिर आगे चल के तीन भागों में डिवाइड किया। टेरिडोफाइटा मूल रूप से, दूसरा है जिम्नोस्पर्म और तीसरा है एंजियोस्पर्म। तो आपने 5 पढ़े होंगे हालांकि इसके, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अब इसका हम एक एक विस्तार से वर्णन करते हैं, देखिएगा, पांचों के बारे में बात करेंगे हम। थैलोफाइटा क्या है? इसमें शैवाल तथा कवक आते हैं, जिनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता। ना तो उनमें जाइलम पाया जाता, ना ही कोई फ्लोएम पाया जाता। उनमें वास्तविक रूप से जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं होता ऐसा। शैवाल स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है।
जैसे हमारे पेड़ की पत्तियों में पर्णहरित होता है ना, वैसे ही शैवाल में भी पर्णहरित पाया जाता है, जबकि कवक परजीवी होता है क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। ये बात ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है और ये दोनों ही थैलोफाइटा संघ के अंतर आते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है और कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता। शैवाल का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है, जबकि कवक का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। दोनों ही याद रखेंगे। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की। जबकि कवक जो होता है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और आप लोग सब जानते हो कि जो हमारे पादप होते हैं ना, उनमें सेलुलोज पाया जाता है ना, उनकी भी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है पादपों की। और इसी वजह से तो जो शैवाल है ना, वो कैसा है साथियों, उनमें पर्णहरित पाया जाता है। लेकिन बात करें हम कवक की, तो कवक में कोशिका भित्ति होती है ना, वो हमारी काइटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें जैसे बॉल वॉक्स है, स्पाइरोगोरा है, ये आदि, ये किस में आते हैं? सब शैवाल की श्रेणी में आते हैं। सजीवों में विविधता, आप लोग थोड़ा सा नोट याद रखेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों की लाखों प्रजातियां पाई जाती है। इन सभी में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। दूसरा संघ जो आपको मैंने बताया वो है ब्रायोफाइटा। कौन सा है? ब्रायोफाइटा है। इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा माने वाले, इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और ये जल तथा थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। ब्रायोफाइटा के जीव जंतु, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, अभाव होता है। इनमें वास्तविक रूप से जड़, तना, पत्तियां भी नहीं पाए जाते। जड़ों के स्थान पर क्या होता है? मूल आभास होता है। महसूस ऐसा होता है कि वास्तव में इनमें जड़ होती है परंतु होती नहीं है। इसके एग्जाम्पल की बात करें ब्रायोफाइटा में, तो रिक्शिया है, मार्किंसिया है, एंथेसिरोस है और प्लूनेरिया है। इसके एग्जाम्पल है। कई बार एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि एंथेसिरोस है वो किस संघ का है? तो ब्रायोफाइटा का है, याद रखना। ऐसे ही फ्लूनेरिया किसका है? ब्रायोफाइटा का है। मार्केंसिया किसका है? ब्रायोफाइटा का है। रिक्शिया भी ब्रायोफाइटा संघ का है। तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा। कौन सा है? टेरिडोफाइटा। ये बीज रहित संवहनी पादप हैं, अतः इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोग्रामस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इनको क्या कह सकते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं, टेरिडोफाइटा संघ के बीज रहित संवहनी पादपों को। नोट याद रखना है, टेरिडोफाइटा जो शब्द है वो किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ओके। इनमें बीज का अभाव पाया जाता है, इनमें बीज नहीं होता, लेकिन जनन बीजाणुओं से होता है। इनमें संवहन ऊतक कौन कौन से पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों संवहनी ऊतक हैं जो किस में पाए जाएंगे? टेरिडोफाइटा संघ के पादपों में पाए जाएंगे, जीवों में पाए जाएंगे। इनमें बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। इनमें बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक है संबीजाणु और दूसरा है विषम बीजाणु। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इनके बीज के चारों ओर बीजावरण नहीं पाया जाता, बीजावरण नहीं होता है, यानी कि ये खोल रहित बीज होते हैं। इनमें भ्रूणपोष अगुणित होते हैं। इनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। एक एक लाइन याद रखना। इनमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं। ये अधिकांश से सजावट के काम आते हैं। उदाहरण के लिए बात करें जैसे पाइनस, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। पाइनस ये चिलगोजा से प्राप्त होता है, जिससे चीड़ का तेल भी मिलता है। किससे? पाइनस से। दूसरा है साइकस, इससे साबुन दाना प्राप्त होता है। ध्यान रखना, क्या बोल? साबुदाना आपने सुना होगा, छोटे छोटे वो साबुदाना है ना, वो साइकस से प्राप्त होते हैं और ये जिम्नोस्पर्म का ही क्या है? एक उदाहरण है। और लास्ट है आपका एंजियोस्पर्म। ये आधुनिक विकसित पादप हैं, इनमें जड़, तना, पत्तियां सब पाई जाती हैं। बीजों के चारों ओर बीजावरण भी पाया जाता है। पराग कण को नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, जो मादा युग्मकोद्भिद अंडाशय में द्वितीयक निषेचन द्वारा त्रिगुणित
भ्रूणपोष बनाता है। इनका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है जो निषेचन के बाद में बनता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहले की बात करें एंजियोस्पर्म में, तो एक बीजपत्री, कौन कौन से उदाहरण है, घास और गन्ना, ये क्या है, एक बीजपत्री है। उसके बाद द्विबीजपत्री, तो देखो चना है, फलों वाले पेड़, ये सब क्या हो, दाल चना, ये सब किस में आएंगे, द्विबीजपत्री में आएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर होता है सजीव जगत, ये पूरा मूल रूप से था। ठीक है, मैंने इसमें आपको जैव विविधता तथा जीवों का वर्गीकरण पढ़ाया। ठीक है, ये आपके टोटल सजीव जगत में 4 चैप्टर है, मैं चारों को पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए, प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। और रेट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, प्री की क्लासेस जिनको चाहिए, तो वो आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज MCQ बैच है आपका टॉपिक वाइज, रेट पात्रता के लिए विस्तार पूर्वक आंसर भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप खुराना क्लासेस ऐप से उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रश्न भी आपको बहुत सारे मिलेंगे हर टॉपिक से, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।